हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के अंतर्गत जो हम लोग इतिहास का अध्याय 4 पढ़ रहे थे, अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग। इस लेसन के अंतर्गत हम लोग मैक्सिमम महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिससे कि यूपी बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन बनाता है, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। यद्यपि एक टॉपिक रह गया है, उसको भी डिस्कशन हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि हमको छोड़ना कुछ नहीं है। प्रारंभिक तौर से हम लोगों को छोड़ना कुछ नहीं है, हम लोगों को सभी के ऊपर जानना है। पहले उस लेसन को समझना है और उसको जानना है। इस दृष्टिकोण के चलते मैं इस प्रश्न को भी रखता हूं। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में औद्योगिक विकास की विशेषताएं बताइए। भारत में औद्योगिक विकास की विशेषताएं बताइए। या इसकी जगह पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में औद्योगिक विकास बहुत धीमी रही। विकास की गति बहुत धीमी रही। इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये दो क्वेश्चन पूछता है, कभी कभार पूछता है, तो इसी पर आज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ। तो इंग्लैंड में जब यह औद्योगिक क्रांति हुआ तो इसका प्रभाव पूरे यूरोप सहित पूरी दुनिया में देखने को मिला। जाहिर सी बात है कि जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों में भी इस औद्योगिकरण का प्रभाव देखा गया। चूंकि भारत भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था और यही कारण है कि भारत में भी औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा। यह देखा गया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर 1750 के बाद, कब, तो 1750 के ईस्वी के बाद जब भारत पर राजनीतिक सशक्तिकरण करना प्रारंभ की और 1760-70 के दशक में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर राजनीतिक प्रभुत्व कायम हो गया, तो भारत का जो प्राचीन व्यापारिक संपर्क था, नेटवर्क था, जैसा कि हम जानते हैं, इसके पहले हम लोग डिस्कशन किए हैं कि भारत प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो वह जो नेटवर्क था वह धीरे धीरे क्या हो गया, टूटने लगा। क्यों टूटने लगा? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार कायम कर ली और एकाधिकार कायम करने के बाद चाहे भारतीय व्यापारी हों, सौदागर हों, दलाल हों, सभी बिचौलियों को समाप्त करती जा रही थी, क्योंकि उसको मैक्सिमम मुनाफा चाहिए था। जो नए व्यापारिक नेटवर्क स्थापित हो रहे थे, वह नए व्यापारिक नेटवर्क वह किसके अधीन थे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के अधीन थे। यही कारण रहा कि जो भारत पहले यानी कि प्राचीन काल से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था, भारतीय व्यापारी क्या हो गए, हाशिए पर आ गए। अब क्या करने लगे? अब वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक के तौर पर काम करने लगे। वह क्या काम करते थे? तो वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पैसे उपलब्ध कराते थे, माल की आपूर्ति करते थे और जहाज़ों से माल उतरवाने और लदवाने का काम करना प्रारंभ कर दिए। यद्यपि
कि चीन के साथ जो भारत का अफीम का व्यापार हो रहा था, उस अफीम के व्यापार के कारण भारत के जो व्यापारी थे वह भी काफ़ी पैसे अर्जित कर लिए थे। तो जो भारत के व्यापारी थे, चाहे सहायक की हैसियत में थे, चाहे चीन के साथ व्यापार, जो अफीम का व्यापार हो रहा था, उस अफीम के व्यापार के कारण जो मुनाफा अर्जित कर लिए थे, तो भारत के व्यापारी भी भारत में उद्योग खोलना प्रारंभ किए। और उद्योग खुला कहाँ? तो नंबर 1 की बात करें तो 1854 ईस्वी में मुंबई में पहला कपड़ा मिल खुला। यही नहीं, 1862 ईस्वी तक मुंबई में 4 अन्य कपड़ा मिल भी खुल गया। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 1874 ईस्वी में दक्षिण भारत के मद्रास में कताई तथा बुनाई मिल खोला गया। यही नहीं, अगर हम आगे की बात करें तो अगर थर्ड की बात करें तो 1860 के दशक में जो भारत का, देखो मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? मैनचेस्टर लंदन को बोला जाता है, लेकिन भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? कानपुर को बोला जाता है। इससे बहुविकल्पी के प्रश्न कभी कभी पूछता है। तो 1860 के दशक में भारत का मैनचेस्टर नाम से जाने जाने वाला कानपुर में एलिंगन कपड़ा मिल खुला। यही नहीं, अगर हम बात करें 1855 की तो 1855 ईस्वी में कोलकाता में जूट मिल खोला गया। तो इस प्रकार से हम इन सब उदाहरणों के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, कि भारत में भी औद्योगिक विकास होना प्रारंभ हो गया। लेकिन यह औद्योगिक विकास तो हो रहा था, औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी थी। क्यों धीमी थी? धीमी इसलिए थी कि भारत के जो व्यापारी उद्योगपति थे वह स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि एक औपनिवेशिक सरकार के अधीन थे। और उसको जिस प्रकार से ब्रिटिश व्यापारियों और उद्योगपतियों को सहायता और सहूलियत उपलब्ध था, उस प्रकार की सहायता और सहूलियत भारत के उद्योगपतियों के पास नहीं था। और यही कारण है कि भारत की जो औद्योगिक विकास है, औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी थी। अब हम यहाँ पर क्यों धीमी थी? तो इसकी जो भारत की औद्योगिक विकास की जो विशेषताएं हैं उसको हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास की विशेषताएं क्या है, तो उससे हम लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि औद्योगिक विकास की गति क्यों धीमी थी। तो हम औद्योगिक विकास की विशेषताएं बताते हैं। अगर नंबर 1 की बात करें तो हमने कहा ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापार पर अपना एकाधिकार कायम कर ली थी। अब ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे वह क्या चाहते थे? वह जो मैनचेस्टर निर्मित कपड़े थे उसको भारतीय बाजार में बेचना चाहते थे। और भारत में जो अभी अभी औद्योगिक विकास हुआ है, अभी अभी जो कपड़ा मिलें खुली हैं, वह इस स्थिति में नहीं थी कि वह मैनचेस्टर निर्मित कपड़ों से प्रतिस्पर्धा कर सके। तो नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि भारत के जो अभी औद्योगिक विकास हुआ है, जो कपड़ा मिलें खुली हैं, वह कपड़ा मिलें इस गुणवत्ता के कपड़ों का उत्पादन नहीं कर पा रही हैं जो कि मैनचेस्टर निर्मित कपड़ों से प्रतिस्पर्धा कर सके। और यही कारण है कि जो भारत में जो कंपनियां खुली, जो कारखाने खुले, वह कारखाने कपड़े के उत्पादन के बजाय धागों का उत्पादन करती थी, जिसका प्रयोग हमारे भारतीय बुनकर भी करते थे और उसे चीन को निर्यात कर दिया जाता था। अगर नंबर 2 की बात करें, जब 1906 ईस्वी में चीन और जापान में धागे का उत्पादन होने लगा, तो चीन के बाजार में जो भारत के
धागे जाते थे उसकी मांग कम हो गई, क्योंकि चीन स्वयं धागे का उत्पादन कर रहा था। उधर जापान से जो भी उत्पादन हो रहा था चीन के बाजार में आ रहा था, तो भारतीय धागों का डिमांड कम हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर विवश होकर जो भारतीय कपड़ा मिल थे वह किसका उत्पादन करने लगे, कपड़े का उत्पादन करने लगे। तीसरा कंडीशन क्या क्रिएट हुआ, तो तीसरा कंडीशन तब क्रिएट हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, 1914 ईस्वी में। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो देखा गया कि ब्रिटेन के जितने भी उद्योग थे वह उद्योग युद्ध संबंधी सामग्रियों के उत्पादन में लग गए, और यही कारण है कि जो भारत में मैनचेस्टर निर्मित कपड़ों का आयात होता था वह आयात धीरे धीरे कम हो गया, और आयात कम होने के कारण भारतीय उद्योग को घरेलू बाजार मिलना प्रारंभ हो गया। घरेलू बाजार मिलने के कारण भारतीय उद्योग में देखा गया कि भारतीय उद्योग में काफ़ी तेजी से विकास हुआ। नंबर 1 की बात करें, नंबर 3 की बात करें, अगर नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 के अंतर्गत यह देखा गया कि जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो हम लोग अभी देखें नंबर 3 के अंतर्गत कि भारत जितने भी ब्रिटेन के उद्योग थे वह किसका उत्पादन करते थे, युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने लगे, और उसी तर्ज पर भारत के उद्योग में भी युद्ध संबंधी सामग्री के उत्पादन का ऑर्डर मिलने लगा। जैसे अगर बात करें सेना की वर्दी की बात करें, चाहे टेंट की बात करें, चाहे जूट की बोरी की बात करें, चाहे घोड़े और खच्चर पर इस्तेमाल होने वाले जीन की बात करें, चाहे चमड़े के जूते की बात करें, इसका भारत में भी इसका उत्पादन होना प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इन सब चीज़ों से भारत के उद्योग में धीरे धीरे विकास हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे गतिशील हो रहा है। अगर हम 5वें रीजन की बात करें, तो 5वें रीजन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में हम जानते हैं कि ब्रिटेन जो था वह अमेरिका से कर्ज लेकर के युद्ध लड़ा था, और यही कारण है कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बावजूद भी ब्रिटेन इस स्थिति में नहीं था, या कह सकते हैं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इस स्थिति में नहीं थी कि अमेरिका की तरह, जापान की तरह, जर्मनी की तरह, फ्रांस की तरह अपना औद्योगिकरण की नीति स्थापित कर सके, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर थी। और यही कारण है कि जब अर्थव्यवस्था कमजोर थी तो इस स्थिति में भारतीय उद्योग को, भारत में अपना उद्योग को फैलाने में काफ़ी सहूलियत मिला, और इस तरह से भारत धीरे धीरे ही सही औद्योगिक विकास करते हुए अपना भारतीय घरेलू बाजार पर वर्चस्व कायम कर लिया। तो यहाँ पर ये 5 टॉपिक के अंतर्गत ये भारत की औद्योगिक विकास की विशेषताएं हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछता है, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ है कि वस्तुओं के लिए बाजार, और सिलेबस के अंतर्गत भी यह चीज़ें देखने को मिलता है। तो देखिए इसके अंतर्गत हम लोग वस्तुओं के लिए बाजार के रूप में, तो यहाँ पर उपभोक्ता के रूप में देखना है कि प्रत्येक प्रकार के उत्पादन के लिए बहुत सी सामग्रियों की आवश्यकता होता है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सामग्री है वह है उपभोक्ता। उपभोक्ता के बिना उत्पादन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, और यही कारण है कि जो भी उत्पादन होता है वह उत्पादन को खरीदने वाले जो भी उपभोक्ता है उनको उत्पादक क्या करते हैं, अपनी उत्पाद को खरीदने के लिए आकर्षित करते हैं। आज बाजार में अगर हम कहें पंपलेट की बात करें, पर्चों की बात करें, पत्र पत्रिकाओं की बात करें, अखबार की बात करें, टीवी की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, सब पर इन उत्पादों को बेचने के लिए आकर्षक विज्ञापन लगे होते हैं। लेकिन इसके इतिहास में यदि झांकने का प्रयास करें, इसके इतिहास को खंगालने का प्रयास यदि किया जाए, तो हम देखते हैं कि विज्ञापन न केवल आधुनिक युग की देन है, बल्कि प्राचीन काल में भी उपभोक्ता संस्कृति को उत्पन्न करने के लिए, समृद्ध उपभोक्ता वर्ग को उत्पादों को खरीदने के लिए आकर्षित करने के लिए क्या करते थे, अपने उत्पादों का विज्ञापन करते थे।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे अगर लेबलिंग सिस्टम की बात किया जाए तो मैनचेस्टर निर्मित जितने भी कपड़े थे उस पर लेबल लगे होते थे, और वही क्या होता है, वही ब्रांड होता है, और उस लेबल पर क्या लिखा रहता था, मेड इन मैनचेस्टर। और कोई भी उपभोक्ता जो कि उस सामान को परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, वह इतना जब देख लेता था, उसके लेबल पर जब इतना ही देख लेता था कि यह सामान मैनचेस्टर के द्वारा निर्मित है, तो वह निश्चिंत तो होकर के कि इसकी गुणवत्ता परफेक्ट होगी, मेरे इस्तेमाल करने योग्य होगी, खरीद लेता था। देखा गया कि चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो यानी कि ब्रिटेन में उत्पादित कपड़े हो, चाहे भारत में उत्पादित कपड़े हो, उस पर उसके उत्पाद पर नए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए, उपभोक्ता संस्कृति को जन्म देने के लिए विज्ञापन किए जाते थे। और इसके अंतर्गत जो लेबल लगाया जाता था, वह लेबल पर न केवल शब्दों और अक्षरों में लिखा जाता था, बल्कि उस पर आकर्षक तस्वीरें भी बनाई जाती थी। अब देखिए, जो मैनचेस्टर निर्मित कपड़े आते थे उसके लेबल पर भी सरस्वती और कृष्ण के आकर्षक फोटो लगे हुए थे। उनकी क्या इच्छा थी, वे लोग क्या दर्शित करना चाहते थे, ये उत्पादक यह दर्शित करना चाहते थे कि यह ईश्वर की इच्छा है कि आप इस उत्पाद को खरीदें। अगर नंबर 1 की बात करें, नंबर 2 की बात करें, जब देखा गया कि भारत के उत्पादक क्या करते थे कि भारत के उत्पादक भी अपने प्रचार को लाने के लिए विभिन्न प्रकार के देवी और देवताओं को चित्र लगाते थे। और जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ तो स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत देखा गया कि बहुत से ऐसे उत्पाद थे जिसके लेबल पर दिखाया गया कि माँ देवी की प्रतिमा को छापा गया, और वह क्या कर रही हैं, वह दोनों हाथों से कपड़े का वितरण कर रही हैं। यह दर्शित क्या कर रहा है, यह दर्शित कर रहा है कि देवी देवताओं की भी यही मंशा है कि आप स्वदेशी वस्तुओं को खरीदें। यानी यह विज्ञापन करने या कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए एक नया तरीका था। बाद में यह देखा गया कि कैलेंडर की संस्कृति आई, यानी कि बहुत से उत्पादक क्या करते थे, अपने उपभोक्ताओं को प्रचार प्रसार करने के लिए कैलेंडर देते थे। तो भाई लेबल तो आप कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो फाड़ देंगे, तो वह पढ़े लिखे लोग तो उसको पढ़ लेंगे, पढ़ करके हटा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन कैलेंडर तो बरसों बरसों तक क्या होता, दीवार पर टंगे रह सकते हैं, और उससे वह व्यक्ति भी उस उत्पाद के विषय में जान जाता था जो कि पढ़ा लिखा नहीं होता था। यही नहीं, अगर तीसरी की बात करें तो देखा गया कि बहुत से ऐसे उत्पादक थे जो अपने नवाबों और सम्राटों का भी विज्ञापन के यानी कि लेबल के ऊपर तस्वीर बनाते थे। वह तस्वीर क्यों बनाते थे, तस्वीर वह नए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए बनाते थे, ताकि वह उपभोक्ता समझें कि नवाबों और सम्राटों की क्या है, यही इच्छा है कि आप उन उत्पादों को खरीदें। और इस प्रकार से न केवल आधुनिक समय में बल्कि जब औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ तो औद्योगिकरण के प्रारंभ से ही नए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन को अपनाया गया, विज्ञापन को माध्यम बनाया गया, जिससे नए उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सके और उपभोक्ता संस्कृति को जन्म दिया जा सके। इस तरह से यह आपका लेसन जो औद्योगिकरण का युग है यह आज समाप्त होता है। और इसी के साथ हम यह भी बता देते हैं कि इस वीडियो के साथ आपके नोट्स भी लगे हैं, आप लोग उस नोट्स को लिखने का प्रयास कीजिएगा। और नेक्स्ट अध्याय हम लोग मुद्रण की संस्कृति, जो इस लेसन इतिहास का 5वां लेसन होगा और मुद्रण की संस्कृति, और यह इतिहास के अंतर्गत जो 5वां लेसन है वह अंतिम लेसन है, तो इतिहास खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।